सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं कुशीनगर जनपद के तमकुहीरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरियारपुर ग्राम सभा में। और यह ग्राम सभा भोजपुरी साहित्य के जाने माने रचनाकार पंडित धरणीधर मिश्र का यह तपोभूमि रहा है, स्थली रहा है। और ऐसे ही आज ऐसे समाजसेवी युवा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कुशीनगर के एक सामान्य ग्राम सभा से उठकर दिल्ली में जो है कमाल किए हैं। एक कुशीनगर का लाल दिल्ली में कमाल किया है, जो एक समाजसेवी भी हैं, छात्र नेता भी हैं और एक थिंक टैंकर हैं। एक जो है सामाजिक तौर पर जो है युवाओं को जागृत करने वाले एक जाने माने चेहरा हैं और इस क्षेत्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और उनका नाम है ओजस्वी मिश्रा, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो है क्षेत्र का जो है उनसे परिचय कर। जी बताएं कि जो है आप जो है युवा आप होते हुए छात्र नेता के तौर पर आपने दिल्ली में जो इतना बड़ा घटना हुई, क्रांति हुई, उसके आप जो है मुख्य पुरोधा रहे, मुख्य जनक रहे। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम पहले आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज के दिन जब ये आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो आज आपका जन्मदिन है वैभव भैया। मैं आपके जन्मदिन की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं जी। तो और रह गई बात कि मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जो दिल्ली में घटना घटी उसमें थोड़ा सा संघर्ष करने का पूरे सिविल सर्विसेज छात्रों के साथ जो हम लोग की तैयारी करते हैं, हम लोग के साथ उनके साथ संघर्ष करने का एक अवसर मिला। तो हम लोगों ने सरकार से लड़ा जी। तो उसका जनक मैं नहीं हूँ, हम सभी छात्र शक्ति हैं। न्याय दिलाने की जो इच्छा शक्ति थी हमारे भीतर, वो आपने छात्रों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। कोई भी छात्र है और एक छोटे से गांव से उठकर जाता है कि हम दिल्ली जाएंगे, तैयारी करेंगे, IAS PCS बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, और वहां पर जाकर कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए अत्यंत ही विषम परिस्थितियों में रहता है और तमाम तरह के जो है कठिनाइयों को झेलता हुआ, सहता हुआ जो है आगे बढ़ता है। लेकिन कोई ऐसी घटना सामने आती है, सिस्टम की लापरवाही है, चाहे देश की वहाँ पर रूल रेगुलेशन है उसकी कमी है, चाहे जो भी कारण है उसको आपने जो है उसकी वजह से छात्र जो है अपने जो है तमाम तरह की जो घटना हुई वो जो है जान से हाथ धो बैठे। और ऐसी बड़ी घटना हुई जो राष्ट्रीय स्तर की एक घटना हो गई और उसमें जो है आपने विशेष तौर से आवाज़ उठाने का काम किया। तो वहाँ पर जो है छात्रों की जो है आप वहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हैं और क्या क्या संघर्ष है उसके बारे में बताएं। आप भी मतलब जो है प्रतियोगी छात्र हैं, उसके बारे में बताएं। पहली तो बात तो सिविल सर्विसेज का रास्ता जो भी विद्यार्थी चुनता है इस राष्ट्र का, वो निश्चित ही दुर्गम रास्तों पे चलने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है जी। वो कहीं ना कहीं इंजीनियर होता है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, कोई डॉक्टर होता है, कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का होता है, कोई डॉक्टर PhD वाला भी डॉक्टर होता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है। इन लोगों के भीतर राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना होती है। इसके लिए अपनी नौकरी, अपनी चाकरी, अपने रोज जो जीवन की व्यवस्था वो अपने कदम पे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, उस रास्ते को भी छोड़कर लोग तैयारी करने जाते हैं कि समाज में कुछ चीज़ें परिवर्तन ला सकें, कुछ अलग परिवर्तन लाएंगे। इसलिए हम सब लोग तैयारी करने जाते हैं कि लोगों के जीवन में कुछ चेंजेस ला सके, सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं। और तो समाज के लिए हम लोग का जो दूरदर्शिता है, समाज को लेकर जो हमारा प्रेम है वो हमारे भीतर छुपा है। इसीलिए शायद हम लोग वहाँ अगर ऐसी अप्रिय घटना घटी और पूरे सरकार, पूरे सिस्टम दिल्ली की शांत थी, चुप थी, उस निर्मम हत्या की, तो उसकी आवाज़ बुलंद करने का अवसर अगर हम लोग को मिला तो हम लोगों ने दिल्ली सरकार को झकझोर कर रखा, जिसका सुमोट को सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने लिया। और राउज IAS जैसा बड़ा संस्थान का उद्योगपति खुद को ये समझता होगा कि उसके संस्थान के प्रोडक्ट IAS और IPS होते हैं तो वो देश चला लेगा और अपराध पे भी नियंत्रण कर लेगा। उतने बड़े माफिया को हम लोगों ने जेल के भीतर अब तक रखा है, जिसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट का 3-4 दिन पहले भी एक फैसला आया है जिसमें उसको बेल ग्रांट नहीं हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि जो IAS जो संस्था की जो है, जो आपको जो हेड है उसको शिक्षा माफिया सब जैसे प्रयोग किए हैं आप, तो बताइए कि जो छात्र होते हैं वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं, मोटी फीस देते हैं ताकि हम जो है बढ़िया से तैयारी करें और जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन कराएं। तो ये जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मतलब छात्रों का शोषण होता है या फिर उनका वास्तव में उनका सहयोग किया जाता है, इसके बारे में
काट डालें। माफिया इसलिए कहना उचित होगा कि ये भारत है, ये गुरु शिष्य परंपरा की स्थली है, जी ये गुरु शिष्य के मर्यादाओं की भूमि है। और इस भूमि पर जब शिक्षा व्यापार में तब्दील हो जाए और विद्यार्थी अपने गुरुजन से जी आर्थिक व्यवहार के आधार पर जुड़ सके, तो उसको माफिया शब्द से न नवाजूं तो क्या नवाजूंगा। जी बिल्कुल। और आज आप खुद सोचिए कि एक सामान्य परिवार का लड़का क्या 2.5-3 लाख रुपए फी पे कर पाएगा, तब तो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए खुद को सोच पाएगा। ये तो यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल है कि कुछ लड़के अब तैयारी कर पा रहे हैं, अन्यथा इन लोगों ने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है बहुत बड़ा कि आपके साधारण परिवार का एक लड़का पिछड़े इलाकों से निकलकर कोई लड़का आईएएस कैसे बनेगा, ये सवाल है। इसलिए उनको माफिया न नवाजूं तो क्या नवाजूं। ये तो भारत प्रतिभाओं की भूमि है। यहाँ आप जो है युवाओं के लिए, जो युवा तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो आईएएस बनने का सपना देखते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मतलब जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का धैर्य टूटने लगता है, समाज का दबाव है, परिवार का दबाव है, ऐसा प्रेशर आता है, चाहे खुद मेंटली आदमी जो छात्र रहते हैं अवसाद में चले जाते हैं। तो ऐसे छात्रों को तैयारी करने वाले छात्रों को आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं ये निश्चित विश्वास रखता हूँ कि जो लड़का सिविल सर्विसेज का सपना देखता है वो पहले ही सफल हो चुका रहता है, तभी ये धारणाएं उसके मन में आती है। और दूसरी बात ये है कि ये एग्ज़ाम समय और निरंतरता दो चीज़ों का मांग करता है। जो आदमी निरंतर लगा रहता है, मेरा जो अनुभव है, मैं खुद भी अभी सफल विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं इस पर बहुत बोलना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि मैंने कोई बेंचमार्क नहीं क्रिएट किया है। लेकिन जो लोग सफल हुए हैं, जो मेरे मित्र या मेरे सीनियर, उनमें एक ही चीज़ कॉमन थी कि वो लगातार निरंतर इस काम में लगे रहे। अच्छा जी, आप जो है प्रतियोगी छात्र होने के साथ साथ भी जो है एक समाज सेवी भी हैं। जब भी आप अपने जो है ग्राम में आते हैं, गांव में आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो है आप हमेशा युवाओं से जुड़े रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। और कोई भी जो है असहाय है, गरीब है, निर्बल है, उसको आप जाकर एक संबल प्रदान करते हैं। हमने देखा है कई बार आप जो है दरवाजे पर जाकर जो है उनका दुख बांटते हैं। और ऐसे आपके जो है उत्तम कार्य हैं वो कई बार अखबार में, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। तो और आप जो है कई बार ब्लड डोनेट भी कर चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप जो अब तक कितने बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। मैंने अब तक 7 बार अपना रक्तदान किया है। और मैं सबसे आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर कि शरीर आपका जो है वो रक्त दे सकता है हर 4 महीने पे, तो आप रक्तदान करें, किसी को का जीवन बचाएं, किसी का जीवन दान करें। जी देखिए, एक ऐसे युवा हैं जो प्रतियोगी छात्र होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और कई बार जो है लोगों को रक्तदान कर चुके हैं। अभी जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि जो है 7 बार तो स्वयं रक्तदान कर चुके हैं। इसके अलावा जब भी किसी को इनके पास सूचना आती है कि फला व्यक्ति को जो है रक्त की आवश्यकता है, चाहे किसी संकट में है या फिर अस्पताल में है, चाहे कोई भी परेशानी होती है, तो तुरंत उस पर जो है कार्रवाई करते हुए उसको सहयोग प्रदान करते हैं या फिर किसी न किसी माध्यम से उसको जो है रक्त पहुंचवा देते हैं या फिर ब्लड बैंक से उसको रक्त दिलवा देते हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में बहुत ही पुण्य कार्य है। इसके साथ ये ओजस्वी मिश्रा जी पर्यावरण प्रेमी भी हैं। हम जैसा कि देख रहे हैं कि आज जो है पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल रहा है। पर्यावरण का जो है सुरक्षा करना आज एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि जो है आज सांस लेना भी मुश्किल है। उसकी वजह से कई तरह की परेशानियां और बीमारियां भी आ जाती हैं। तो पर्यावरण को संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। इस पर हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो है पर्यावरण को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका विजन क्या है, उसका विजन बताएं अपना। पर्यावरण के का मतलब है कि जो हमारे चारों ओर जो हमारी हरियाली है जी, जिससे हम सांस ले सकें और वो पेड़ हमको ऑक्सीजन प्रदान कर सकें, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें और वो हमें ऑक्सीजन दें, जिससे इस इकोलॉजी का ये जो सिस्टम है ये मेंटेन रहे। जी। तो मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और प्रकृति प्रेमी मानववादी होता है, एक दूसरे से मानव को जोड़ता है। अभी आप पिछले सवाल में मुझसे पूछ रहे थे कि आप आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो इस जीवन का एक ही ध्येय है, जी, भाईचारा।
जैसा कि आप हम जानते हैं कि आप जो है प्रकृति, अभी आपने बोला कि प्रकृति प्रेमी है, तो आपने प्रकृति में क्या योगदान किया है? अब तक आप कितने पेड़ लगा चुके हैं, इसके बारे में बताएं। मेरा कोई योगदान प्रकृति के लिए नहीं है। मेरा जीवन खुद ही प्रकृति का उपहार है जी। और मैं सांस ले पाता हूँ वो भी फ्री में, तो वो प्रकृति का दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे परिवार के ऊपर बर्डन है ऑक्सीजन का, उतना ऑक्सीजन उत्पादन करने की व्यवस्था मैं इस जीवन में करता चला जाऊँ। मेरा ध्येय है कि कम से कम इस जीवन में मृत्यु से पहले मैं 10 करोड़ पेड़ लगाऊँ। ये बहुत बड़ी बात है ये। तो यही आपने बोला कि जो है आपको 10 करोड़ पेड़ लगाने का पूरा लक्ष्य है, तो आप जो है क्षेत्रवासियों को और फिर जो प्रकृति प्रेमी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने 10 करोड़ का आंकड़ा दिया है। जीवन नापा जाए तो जीवन की लगभग 20,000 से 25,000 दिनों का होता है। अगर बहुत बड़ा जीवन में मिल जाता है, जिसमें लगभग मैंने 28 साल का जीवन जी लिया है, तो अब मेरे पास लगभग 12-13 हज़ार दिन है और पेड़ लगाने हैं मुझे लगभग 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ मैंने आंकड़ा आप सबके सहयोग और आप सबके घर के लगाने का जोड़ा है। और मेरा तो काम है अलग जगाना जी और पेड़ लगाना। आप सब लोग अपने घर जन्मदिन पे, आप अपने विवाह के दिन पे, आप अपने एनिवर्सरी के दिन पे, मैं कहता हूँ कि आदमी मरता है तो उसका क्रिमिनेशन होता है, जो जलाया जाता है वो लकड़ी से होता है। तो मरने के बाद उतना पेड़ और लगा दिया जाए तो मरने के बाद वो यादगार के तौर पे उस व्यक्ति के यादगार बना रहे। तो पेड़ हम हर अपने शुभ अवसर पे, दुख की घड़ी में भी लगाएं, तो पेड़ हमारे लिए हमारे संरक्षक दाता है। नहीं तो हम तमाम श्वास के रोग से, हृदय के रोग से, तमाम ऐसे डिसऑर्डर हो जा रहे हैं, बीमारी जो हमें इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन के चलते हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हमें पेड़ लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपका विज़न है कि जो है सबके सहयोग से ये पेड़ लगाया जाए, तो बताएं आप किसी संस्था से भी जुड़े हैं जो है मतलब पेड़ लगाया जाता है, या फिर जो है स्वयं की कोई टारगेट है आपका? मैंने कभी कोई संस्था बनाने की इच्छा नहीं रखी। ये मेरा शौक़ है, ये मेरा विज़न है, ये मेरा सपना है। तो इसको मैं अपने पॉकेट मनी से इसको वहन करता हूँ। जी अच्छा, स्वयं जी। देखिए जैसे ऐसे युवा हैं जो है स्वयं के जो है पॉकेट मनी से, यानी स्वयं के जो है खर्चे को वहन करते हैं और जगह जगह जो है जाकर पेड़ लगाते हैं, युवाओं को जागृत करते हैं और प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा दिन रात जो है लगे रहते हैं। और देखिए ऐसे युवा हैं जो मल्टीटास्किंग वाले काम करते हैं। देखिए एक छात्र भी हैं, युवा भी हैं, समाजसेवी भी हैं, और इनके बारे में एक और जानकारी मिली है कि जो है ये कविताएँ भी लिखते हैं, कविता के भी प्रेमी हैं। तो बताएं कविताओं पर आपका क्या विचार है, और कोई कविता सुनाएं अपना लिखा हुआ। अब एक पूछेंगे तो मुझे मेरी कविताएं नहीं याद हैं। कितने कविताएं लिखे हैं आप तक? आज तक आपने? मैंने बहुत कविताएं नहीं लिखी हैं। कभी कभी मन उदास हुआ, प्रसन्न हुआ, तो अपने भावनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम है कविता। तो इसलिए मुझे मेरी खुद की कोई पंक्ति नहीं याद है, लेकिन मुझे भगत सिंह और तीनों लोग जो सदैव, उन लोगों की एक पंक्ति याद है कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जब उन लोगों से मर्सी पटिशन डालने के लिए कहा गया, जब किशन सिंह जी ने मदन मोहन मालवीय साहब को भेजा था, तो वो लोग नाराज़ हुए थे और उन लोगों ने यही कहा था, इन्हीं बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जी बिल्कुल। देखिए कैसे युवा हैं जो है और युवाओं को जागृत करते रहते हैं। तो हम इनसे और जानना चाहें कि जो है जो युवा हैं, आज का युवा जो है भटका हुआ है, तमाम तरह देख ही रहे हैं समाज में जो है युवा जो है दिशाहीन हो जाते हैं, अपने शक्ति का जो है सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का सपना था कि जो है हमारा भारत ऐसा विकसित भारत हो जो शारीरिक मानसिक, जो युवा हो वह शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूपों से उन्नत हो, विकसित हो। तो युवाओं को जो है आगे आना देश के बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप जो है आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे बहुत युवा होते हैं जो नशा में, चाहे अन्य लतों में जो है फंस जाते हैं या फिर दिशाहीन हो जाते हैं, क्योंकि सही दिशा मिलना और साफ नज़रिया मिलना अत्यंत आवश्यक है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बताएं। सर्वप्रथम मेरे भारत के सारे युवा इतने ऊर्जावान हैं
कि आज विश्व में हमारा डंका तकनीकी सर्विस में बज रहा है जी, हर क्षेत्र में, टेक्नोक्रेसी में बज रहा है, और हम मेडिकल साइंस में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम स्पेस इंडस्ट्री में अपना एक बूम करते जा रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि जो भटके हुए हैं वो एक छोटा सा क्लाउड है जी, और उसका मुख्य कारण है परिवार का संस्कार और शिक्षाहीनता। और मुझे लगता है कि बेहतर शिक्षा और संस्कारी परिवार होगा तो ये मिटाया जा सकता है। जी बिल्कुल। जैसे जोशी मिश्रा जी ने बताया कि जो है जो परिवार का संस्कार है, शिक्षा है, अत्यंत आवश्यक है। माँ भारती का एक सफल सच्चा सेवक बन पाना ही मेरा मकसद है। जी, जैसा कि हम आज जोशी मिश्रा से जाने की जो है भारत माता की सेवा करना, युवाओं को सही दिशा देना और इन्वायरमेंट का जो है संरक्षण करना इनका सबसे बड़ा ध्येय है। और ऐसे युवा जो है हमारे समाज में एक अलग ही अलग जगा रहे हैं और ऐसे युवाओं को मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और जोशी मिश्रा जी आज हमारे देश और समाज के लिए और एक ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बहुत बड़े मिसाल के तौर पर देखे जा रहे हैं और जिनकी चर्चा और नाम सभी क्षेत्रों में जो है हर क्षेत्र में हर जगह बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे युवा हैं जो बिना किसी भेदभाव के, जाति पात के भेदभाव के सबसे मिलते रहते हैं। यह अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है। इस चीज़ को जो इन्होंने जो है मिटाने का काम किया, जो दूरियाँ हैं जाति के नाम पर, पाति के नाम से मिटाने का काम किया है। तो इसमें पता है कि आप जो है बिना जाति पाति का भेदभाव किए मिलते रहते हैं, जबकि आपको जो है आप जैसे मन ऐसा ही है कि आप बड़े घर से हैं, चाहे जो भी है, ऐसा आपका बड़ा सोर्स है, लिंक ऐसा होते हुए भी आप क्या कर रहे हैं कि आप जो सबसे मिलते हैं बिना छोटा बड़ा का भेद किए। जैसे भगवान राम के संघर्षों के दिन में कोई राज परिवार राम के साथ नहीं था शायद, तो उनको कमज़ोर तबके ने मजबूत बनाया था। वैसे ही मेरे परिवार के दुख के घड़ी में इन्हीं लोगों ने हम लोग परिवार का साथ दिया था। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा इन तबकों का ऋण है जिसको मुझे इस जीवन में उत्तीर्ण करना है इस नाते। और रही बात ये कुप्रथा है, ये कुप्रथा है, ये जितना जल्दी टूटेगा उतना ही मेरा समाज आगे बढ़ेगा, जुटेगा। तो मैं जाति व्यवस्था को निस्तना नाबूद करने के लिए भी पैदा हुआ हूँ। तो मैं जाति व्यवस्थाओं का घोर विरोधी हूँ। जातिवाद को खत्म करना है, भाईचारा, प्रेम, सद्भावना, सद्मार्ग, सत्कर्म के तरफ बढ़ना है, न कि हमें जाति के एक बवंडर में बंध के रह जाना है। जी बहुत देखिए बहुत ही उत्तम विचार इनका जो है, यानी जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर सभी भाई समान है, ऐसा इनका जो है संदेश है युवाओं के लिए। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार।